बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि ज़रा व्यस्त रहने की वजह से मैं बीच में आपके और मेरे बीच में कुछ मुलाकातें नहीं हो सकी थी जो हमारे बीच होती रहती थी। अब दोस्तों सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ और इधर उधर की बात कम करता हूँ। तो दोस्तों आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है तीनों स्टेट्स में चुनाव हार गई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और कांग्रेस ने जो है जीत हासिल की है तेलंगाना में, अच्छी खासी जीत। तो दोस्तों हम जो है सीधे इस विश्लेषण पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कई प्रकार के विश्लेषण इधर उधर से काफ़ी चैनल्स पे और यूट्यूब चैनल्स पे सुने होंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं कांग्रेस के हार के और भाजपा के जीत के। और गोदी मीडिया ने तो प्रूव कर ही दिया है कि मोदी जी को कोई परास्त कर नहीं सकता है। तो जो भी हो, मैं जो है आपसे पूरे टेक्निकल जो है इस पर एनालिसिस करूंगा और अपनी जो बात रखूंगा आपके सामने में। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो हार है, इसके पीछे जो सबसे जो मुख्य वजह है, मैं एक एक पॉइंट वाइज आपके सामने रखूंगा और उसका समाधान भी करूंगा कि कैसे जो है कांग्रेस और या समझ लीजिए इंडिया अलायंस जो है कैसे इन चीज़ों पर काम करके और काफ़ी अच्छा जो है वोट बैंक बना सकती है हिंदी पट्टी में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, पॉइंट नंबर वन, कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने अभी तक जितना अपना जो स्टडी की है, इसमें एक चीज़ सामने आई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कांग्रेस पार्टी में जितने भी बड़े लीडरान हैं, चाहे किसी भी स्टेट का आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे आपका किसी भी स्टेट में देख लीजिए, तो जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब ज़्यादातर जो हैं थोड़े एज में हो गए हैं और पुराने जमाने के लीडर हैं। और दूसरी बात है, जो अभी नए भी जो लीडर बन के रखे हैं वे स्टेट्स में, वो सब लीडर जो हैं वो किसी फैमिली से आए हुए लीडर्स हैं, ठीक है, या पैरासूटधारी लीडर्स हैं जो जमीन से नहीं बने हुए लीडर्स हैं। तो जो खामियां जो हैं वो दोनों तरह के लीडर्स में है। एक तो जो पुराने वाले जो लीडर्स हैं, देखिए दोस्तों, वो आज के हिसाब से राजनीति जो है वो करना तो चाहते हैं, लेकिन पूरे उनमें न समझ है करने की। आज के हिसाब से जो मॉडर्न युग की जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, वो करने की समझ भी नहीं आ रही है उन्हें। क्यों? क्योंकि वो अपने जो एक्सपीरियंस से, जो पुराने से, जो अपने पुराने ढर्रे से जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अभी जो नया मॉडर्न पॉलिटिक्स चल रही है पूरे विश्व में, और जिस मॉडर्न पॉलिटिक्स को कम से कम जो है मोदी स्टाइल जो पॉलिटिक्स है उसने अपना लिया है, वो कांग्रेस के जो पुराने बड़े लीडर्स जो बने हुए हैं हर एक स्टेट्स में, उन लोगों ने वैसी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो अपनाया हुआ है नहीं। ठीक है, वो इसलिए नहीं अपनाई हुई है क्योंकि वो पुराने ढर्रे से ही उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, अभी जो मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है, वो पिछले 10 या 15 सालों से बहुत बदल चुकी है। तो पुराने जो लीडर्स हैं उन्होंने ये नई पॉलिटिक्स जो है वो समझ रहे हैं इन पैंतरों को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी बात समझ में आई नहीं है मॉडर्न पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। और न इसके वजह से उनके पास ऐसी टीम भी नहीं है जो मॉडर्न पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीम होनी चाहिए वो भी जो है अभी है नहीं इन पुराने लीडर्स के पास।
और दूसरी बात, जो आपके जो जितने भी लीडर्स हैं स्टेट्स में, उन पुराने लीडर के पैरेलल में जो लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे इधर पायलट हो गया, उधर वो सिंधिया थे, तो ये लोग, ये जो लीडर्स हैं, ये सब जो है अपने पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, इसके वजह से जो है, जो ओल्ड लीडर्स जो हैं उनके पैरेलल में ये लोग खड़े हुए हैं आज की डेट में। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जीरो से पॉलिटिक्स करते हुए जो यहाँ तक उभर के आए हैं। तो इनको जो है आप बोल सकते हैं पैरासूट लीडर्स, जो पैरासूट से डायरेक्ट लीडरशिप चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और पुराने लीडर्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जो लीडर्स हैं, जो यंग लीडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पैरासूट लेके लीडर्स बने हुए हैं, ये लोग जो हैं, ये भी नए जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके न समझते हैं, न उसके हिसाब से काम करते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड रहता है कि दे वांट टू बी ऑन द लीडरशिप पोजीशंस, दे वांट टू कमांड, ठीक है। लेकिन वो कमांड करने के लिए पावर कैसे लेके आएंगे पब्लिक से, वो जो है उस चीज में जो है मिसिंग है थिंक प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों तरह के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं हर एक स्टेट में, कांग्रेस के आपको ये दो तरह के पॉलिटिकल लीडर्स ही दिखाई देंगे आपको। एक पुराने लीडर, ठीक है, जो पुराने ढर्रे पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनके पास नए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए टीम्स नहीं है, ठीक है, न जानते हैं न समझते हैं, और एक उनको चैलेंज करते हुए उनके पैरेलल में खड़े हुए वो पॉलिटिकल लीडर्स हर एक स्टेट में जो पैरासूटधारी हैं, एंड बिकॉज ऑफ उनके पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड रहा उसके वजह से आज लीडरशिप पोजीशन को अचीव करके बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों तरह के लीडर्स हैं, इसके वजह से जो कांग्रेस पार्टी है उसको जो है आज जो मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए उसकी बेनिफिट नहीं मिल सक रही। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि मैं बार बार मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की जो बात कर रहा हूं, ये मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आखिर है क्या चीज? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं कि मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है, इसके बारे में बात करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आज जो 10-15 साल से जो पॉलिटिक्स जो चल रही है वर्ल्ड वाइड, ये पॉलिटिक्स जो है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये इस तरह की पॉलिटिक्स अभी देखने में मिल रही है जहां पे जो व्यक्ति जो है किसी भी इंडिविजुअल को एक बड़े पॉलिटिकल फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पहले जो पॉलिटिक्स जो होती थी उसमें एक व्यक्ति खुद अपने आप से बन के आता था प्लेटफॉर्म पर, और उसमें बहुत अपने खुद की एक बनाई उसकी क्रेडिबिलिटी होती थी, एक गारंटेड क्रेडिबिलिटी, एक इमेज वो खुद अपना बनाता था सोसाइटी में ऊपर आकर, और उसके बाद में उसकी क्रेडिबिलिटी को लोग मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले ऐसी पॉलिटिक्स होती थी पहले, जैसे कि गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर बन के आए थे, नेहरू जी बन के आए थे, पटेल बन के आए थे, ये लोग खुद अपने आप पॉलिटिक्स में ऊपर आए थे, और अपनी जो है इन्होंने गारंटी और क्रेडिबिलिटी जो है सोसाइटी में खुद एक डेवलप की, और वैसे बन के एक अपनी इमेज बनाई। तो ये पुराने ढर्रे की पॉलिटिक्स हुआ करती थी। अब आज की डेट में जो है, आप किसी भी व्यक्ति को क्रेडिबल पॉलिटिकल इमेज में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इतनी ज्यादा टाइम लगती नहीं है पुराने पॉलिटिक्स की तरह कि किसी भी एक इंडिविजुअल को एक पॉलिटिकल इमेज के रूप में क्रिएट करना इतनी ज्यादा टाइम पहले की तरह नहीं लगती है। आपको जो है न तो बहुत पुराना लीडर होना पड़ेगा आज के डेट में, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेज क्रिएट करने के लिए खुद की, और न आपके पास में बहुत पुरानी कुछ आपको जो है अपना कुछ वर्किंग्स ऐसे कुछ दिखाने की कुछ है जरूरत। ये जो है टोटली
नई जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है ये बहुत साइंटिफिक तरीके से क्रिएट करने की चीज है आज के विज्ञान के युग में, जो आपको समझनी पड़ेगी। जो भारत में पहली बार जो अगर किसी ने यूज किया है, या आप कह सकते हैं जो भूल से कुछ समझ के मिक्स करके इम्प्लीमेंट हुआ है, वो मोदी इमेज, मोदी नाम का जो एक ब्रांड बना है भारतवर्ष में, वो इसी तरह बना हुआ है भारत में। क्योंकि आप ने मुझे नहीं लगता 2014 के पहले मोदी नाम का कोई बहुत बड़े क्रेडिबिलिटी या बहुत बड़ा कोई इमेज था, मुझे तो नहीं याद आती। तो ये 2014 के थोड़ा पहले एक साल के अंतर्गत ही इस तरीके से एक ब्रांडिंग और एक स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंट की गई, जिसका रिजल्ट आप मोदी का जो एक इमेज है आप देखते हैं, मोदी की ब्रांडिंग आप देखते हैं, मोदी एक मार्केटेड जो प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेड प्रोडक्ट, जो रिजल्ट प्रोडक्ट है मोदी, वो आप देखते हैं वो बहुत कम टाइम में डेवलप करके और बनाई हुई चीज है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरा पॉइंट शायद समझ रहे होंगे। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी पॉलिटिक्स के अंदर में पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स जो बैठे हुए हैं, या जो अपने छाताधारी पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल लीडर्स बन के हैं कांग्रेस के, उनको ये सब पहले ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि अभी पॉलिटिक्स में बहुत आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, ना आपको जरूरत है लगाने की अपनी क्रेडिबिलिटी और जो है स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो फिर कैसे आप करेंगे पॉलिटिक्स? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि नई जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जो मोदी फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स में यूज की गई है, उसके लिए सबसे पहले नंबर वन जो है वो जो है आपको कैंपेन मैनेजमेंट टीम जो है, कैंपेन मैनेजमेंट टीम ये जो है एक अच्छी जो है एक सेंट्रलाइज कैंपेन मैनेजमेंट टीम वो बनानी पड़ेगी। अब ये कांग्रेस को भी बनानी चाहिए और आपके इंडिया अलायंस जो है उसको भी बनानी चाहिए, और शायद वो बना भी रहे होंगे, तो ये अच्छी बात है। तो कैंपेन मैनेजमेंट टीम जो है, ये सेंट्रलाइज कैंपेन मैनेजमेंट टीम अगर कांग्रेस पार्टी अपनी बनाती है, तो उससे ये होगा कि वहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉर्म होनी चाहिए पूरे भारत के लिए, एंटायर पैन इंडिया के लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी होगी। अब मैं ये बात भी बता देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टेट, हर एक राज्य के लिए एक ही स्ट्रेटेजी जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, एक ही स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। हर एक स्टेट के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन जो है वो होना चाहिए सेंट्रल कैंपेन मैनेजमेंट कमेटी या टीम के पास में। वहां बैठ के जो है वो टीम न्यूट्रल टीम होनी चाहिए, जिसका कोई भी रिलेशनशिप किसी भी स्टेट लीडरशिप के साथ नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ कि और जिसे कहते हैं कि इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है, कि उसको फायदा दे दो, उसको नुकसान करा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम कंप्लीटली ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से पैन इंडिया की एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए कैंपेन, सेंट्रलाइज कैंपेन मैनेजमेंट टीम के अंतर्गत। और ये पैन इंडिया लेवल के लिए काम करने वाली एक सेंट्रलाइज टीम होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के पास में। और इसके अंदर में पैन इंडिया से लिए हुए लोग होने चाहिए, जो स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, डेटा एनालिसिस है, इन सब चीज़ों को समझते हैं, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, और जिनके पास में पहले से इंडस्ट्री बैकग्राउंड हो इन सब चीज़ों का, तो वैसे लोग इस टीम में होने चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग जो हैं कोई पॉलिटिकल लोग हों। ठीक है, एक ये लोग ऐसे होने चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हों। हाँ, नॉन पॉलिटिकल लोग हों। ठीक है, क्योंकि
अभी कांग्रेस पार्टी में आप जो मैंने देखा है कि हर एक पोजीशन में, हर जगह जहां भी आप देखेंगे, सिर्फ कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है वही उसका हेड बन के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को भी देखना चाहिए कि बीजेपी के अंदर में क्या हर एक जो भी स्ट्रेटेजी, जो कोर, जो टीम कमिटीज होती हैं, जो कैंपेन वगैरह जो भी संभालती हैं, वो क्या पॉलिटिकल लोग उसको हैंडल कर रहे हैं आज की डेट में? नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में आप देखेंगे हर एक कोई भी कमेटी, कोई भी मसला होगा, हर एक में आप देखेंगे कि कोई पॉलिटिकल आदमी जो है वही लीडर उसका बन के बैठा हुआ है। अरे भाई, आप एक बात बता दीजिए, क्या पॉलिटिकल जो कोई पॉलिटिक्स करने वाला आदमी क्या हर चीज में, क्या उसका क्या बोलते हैं कि जानकारी हो सकती है? क्या आप सोचते हैं ऐसी बात? कई बार आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, उनसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई ईवीएम के बारे में बताइए, या इसके बारे में कुछ साइंटिफिक कुछ बातें पूछी जाती है, तो साफ साफ बोल देते हैं कि मुझे इस चीज के बारे में अंदाज नहीं है, मैं इसका जो जानकार नहीं हूँ, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, सो आई कैनॉट कमेंट ऑन दिस। तो वो जब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो कोई पॉलिटिकल पर्सन होगा तो उसको ब्रांडिंग मैनेजमेंट, हाँ उसको जो मार्केटिंग है, इमेज मैनेजमेंट, पीआर करना, हाँ, और कैंपेन स्ट्रेटेजी करना, फॉर्मुलेशंस करना, इम्प्लीमेंट डेटा एनालिसिस करना, ये सब चीज आती होगी जो पॉलिटिकल पर्सन है उसको। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी भी। तो सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी को हर जगह में पॉलिटिकल जो पर्सन है उसी को लीड लीड बना के बैठा दिया जाता है। ये इस गलती से बाहर आना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और ये इंडिया अलायंस के लिए भी ये बात मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज हो गई, पैन इंडिया लेवल पे कैंपेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक टीम या कमेटी का बनाना चाहिए। इसमें न्यूट्रल लोग होने चाहिए और इस तरह के प्रोफेशनल्स टाइप के जो लोग होने चाहिए जिनको पहले से एक्सपीरियंस हो। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात ये हो गई। ये मैं सब आपको बात बता रहा हूँ कि न्यू पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए अभी कांग्रेस पार्टी में या इंडिया अलायंस में। और यही मैं आपको बता देता हूँ, 100% इस तरह की स्ट्रेटेजी ही आज की डेट में जो बीजेपी जो है यूज कर रही है, लेकिन बाकी कोई भी पार्टी भारत में तो यूज नहीं कर रही। तो पहला पॉइंट मैंने बोल दिया, आप समझ गए। नए अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टेट्स में जो है इतना कंट्रोल दे दिया जाता है हर एक चीज के लिए, वो बिल्कुल कंट्रोल बंद होना चाहिए। स्पेस जो स्पेशली जो आपका इलेक्शन है, उस कैंपेन मैनेजमेंट का जो काम है, ये बिल्कुल भी स्टेट को नहीं देना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हर एक स्टेट तो अपने स्टेट के बारे, हर एक जो स्टेट टीम होती है वो तो अपने स्टेट के बारे में जानती है, कहाँ पे कौन से आदमी को टिकट देनी है वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी स्टेट की टीम को अगर दे देते हैं चुनाव करने के लिए कि भाई आप सब कुछ संभालिए, आप चुनाव करिए, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे कोई ग्रुपिज्म होने लग जाता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट बांटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है और पार्टी चुनाव हार जाती है। इसलिए नंबर 2 पॉइंट है कि वहां पे जो है स्टेट लेवल की कोई भी कैंपेन मैनेजमेंट का कुछ भी काम नहीं देना चाहिए कभी भी। ठीक है। लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद में जो है लोकल जो वहां पे है, जो पार्टी है, लोकल जो लीडरशिप है, जो भी एमएलए वगैरह जो बनते हैं या जिनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है, वो उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए कि किसको आपको मंत्री बनाना है, किसको एमएलए सिर्फ रखना है, किसी को क्या आपको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो आप अपना स्टेट लेवल पे दे दीजिए। लेकिन वो सरकार बनने के बाद की बात होती है। उसके पहले जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, तब उस टाइम में ही आप अगर पूरे स्टेट की जो टीम होती है उसको ही आप दे देते हैं सब कुछ पावर उनके हाथ में कि भाई आप अपना खुद चुनाव लड़िए, आप डिसाइड करिए कि इसको
आपको टिकट देना है, आप खुद पता करिए कौन सा आदमी जो जीत के आएगा उसको आप टिकट दे दीजिए। तब आप जब ये जो गलती कर देती है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ ग्रुपिज्म होता है स्टेट के अंदर में, ठीक है, या कोई किसी का पैसे का लेन देन होता है तो वो उसको समर्थन करता है। तो कुल मिला के होता है क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे नहीं जीतने वाले लोग सब टिकट लेके चले जाते हैं या ग्रुपिज्म हो जाता है। उससे क्या होता है, पार्टी का बेड़ा पूरा गर्क हो जाता है, खराब हो जाता है, पार्टी हार जाती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ये 2 था कि इलेक्शन के लड़ने के लिए कोई भी स्टेट लेवल को कुछ भी नहीं देना चाहिए पावर। ये सब कुछ जो है सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में, सेंट्रल कैंपेन मैनेजमेंट टीम जो होती है, जो सेंट्रल लीडरशिप के अंतर्गत काम करेगी, उसके हाथ में पूरा का पूरा पावर होना चाहिए इलेक्शन को जीत के निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट बोल दिया मैंने। अभी नंबर 3 पॉइंट ये मैं बोल रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, इसको अपना इतना सॉलिड होना चाहिए, अपना सोशल मीडिया इनिशिएटिव, सोशल मीडिया कैंपेन जो है इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसकी मिसाल कायम होनी चाहिए। और ये जो है ये हर एक स्टेट के लिए काम करेगा, हर एक स्टेट का एक अलग सोशल मीडिया होना चाहिए, लेकिन वो टीम जो है वो अंडर गाइडेंस काम करना चाहिए कैंपेन मैनेजमेंट टीम के अंतर्गत। कैंपेन मैनेजमेंट जो सेंट्रलाइज टीम है उसके अंतर्गत जो है इसको सोशल मीडिया जो स्टेट, हर एक स्टेट के लिए जो अलग अलग टीम होगी वो काम करेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल मैनेजमेंट इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट टीम। एंड सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट जो टीम होगी इसमें भी हर एक स्टेट के लिए एक अलग अलग टीम होनी चाहिए, जो हर एक स्टेट के लिए स्पेशलाइज टीम होगी। और वो हर एक स्पेशलाइज सेंट्रल कैंपेन मैनेजमेंट टीम जो होगी, उस कैंपेन मैनेजमेंट टीम के अंतर्गत में ये सोशल मीडिया टीम जो है फॉर ईच एंड एवरी स्टेट अलग अलग होगी, और उसको उस वहां से जो है अपना गाइडेंस लेके काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये इतना मजबूत होना चाहिए सोशल मीडिया कि जिसकी मिसाल बन जानी चाहिए। सोशल मीडिया जो है इसको इस तरीके से यूज, जबरदस्त तरीके से जो यूज करती है बीजेपी आईटी सेल, कि जो गलत से गलत जो खबर, जो सही खबर होती है उसको गलत बना कर भी, और उसको इस तरीके से मार्केट किया जाता है पूरे के पूरे लोगों में, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा कैंपेन घुमाकर बीजेपी जीत की निकल जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज देखा राजस्थान के अंतर्गत कि जो उदयपुर में जिस टेलर का जो है मर्डर हुआ था, तो उसको भी 50 लाख दिए गए थे। और जयपुर में भी किसी माइनॉरिटी का जो था बंदा, उसे भी 50 लाख दिए थे स्टेट गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत गवर्नमेंट के अंतर्गत। लेकिन इस तरह से जो है फेक गलत न्यूज जो है इतनी ज्यादा बीजेपी आईटी सेल ने सर्कुलेट किया कि उस जो हिंदू टेलर था उसको ओनली 5 लाख रुपीज मिले हैं, और 50 लाख रुपीज दे दिए अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम माइनॉरिटी के पर्सन को, यानी कि भेदभाव कर दिया। तो ये इतनी ज्यादा मार्केट करी गई इस गलत इंफॉर्मेशन को बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, कि जिससे क्या है कि पूरे के पूरा पब्लिक परसेप्शन को जो है बदल दिया गया है। ऐसा मैंने देखा है राजस्थान के अंदर में। तो बहुत लोग बहुत नाराज हुए कि इस तरह से ये जो है भेदभाव करती है कांग्रेस गवर्नमेंट, जबकि ऐसा सच्चाई था नहीं। तो दोस्तों ये कैसे कर सकती है बीजेपी? ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ये सोशल मीडिया टीम, सोशल आईटी मैनेजमेंट की वजह से। ये जो है इसको स्ट्रांगली करना पड़ेगा कांग्रेस और अपना इंडिया अलायंस जो है। और इसको जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो होते हैं वो इतने मजबूत काम करते हैं जितना फेसबुक और ट्विटर भी काम नहीं करता दोस्तों, यूट्यूब भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो व्हाट्सएप होता है
व्हाट्सएप के अंदर में डायरेक्ट जो है आपको इंफॉर्मेशन जो होती है वो डायरेक्ट यूजर के पास में पहुंचती है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जो है मेंटल हिट करती है और जो जो साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर इम्पेक्ट करती है। तो ये सब चीजें समझना पड़ेगा कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को। तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बूथ मैनेजमेंट। एकदम जो लास्ट लेवल जो होता है वो होता है बूथ मैनेजमेंट। बूथ मैनेजमेंट जो है वो भी स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए, कैंपेन इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का, जिसमें हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक टाउन में उसका हर एक जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो बूथ हो उसमें एकदम लोग आपके पास में ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस बूथ के ऊपर में कौन कौन काम करने वाले हैं, इस बूथ पे कौन काम करेंगे। ये पूरी की पूरी एक पूरी एकदम लिस्ट तैयार होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के पास पास में और कैंपेन मैनेजमेंट टीम के पास में, कि एकदम स्ट्रॉन्ग जो है वहां पे एकदम आपके पास पेपर के ऊपर में नेम्स होने चाहिए लोगों के कि कौन कौन हैंडल कहाँ कहाँ बूथ पे काम करेंगे। और ये बूथ जो है ये टीम जल्दी से जल्दी जो है ये बनानी चाहिए इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को, ठीक है। तो बूथ मैनेजमेंट लेवल पे जो आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है, तब जो है आपका श्योर शॉट हो जाता है कि आप जो इलेक्शन है उसको जीत के निकालेंगे। तो ये बूथ मैनेजमेंट का एक पॉइंट हो गया मेरे ख्याल से, थर्ड नंबर पॉइंट होगा। एंड फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि जो डेटा एनालिसिस है पूरे हर एक राज्य के अंदर, हर एक राज्य में डेटा एनालिसिस होनी चाहिए। और डेटा एनालिसिस के हिसाब से जो है, आंकड़ों के हिसाब से ही हर एक व्यक्ति को टिकट देनी जानी चाहिए। और इसमें आपने देखा होगा कि जैसे एमपी के मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ उसमें तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि स्टेट लेवल पे अगर आप डाल देंगे पूरा इलेक्शन, भाई तुम खुद देख लो, जीत लो, जैसा मन में चाहे कर लो। तो ऐसा क्या हुआ, आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर स्टेट लीडरशिप जो था अंडर मिस्टर कमलनाथ, तो वहां पे उन लोगों ने जो उनको बताया गया कि किस को टिकट देना है, किसको नहीं देना, वो उन्होंने बात मानी नहीं और किसी को भी टिकट दे दी। और उसके वजह से एमपी में जीता हुआ चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जो हार गई। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डेटा एनालिसिस की जो एक टीम जो गठित करनी चाहिए, सेंट्रलाइज टीम, जिसके अंतर्गत जो हर एक स्टेट के लिए भी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग टीम होनी चाहिए इसी कैंपेन, इसी टीम के अंतर्गत। लेकिन उनको जो भी एडवाइस करते हैं स्टेट में कि किसको 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 टिकट मिलनी चाहिए, उसी को मिलनी चाहिए। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट में जो है लोग अपना अलग से मत वो करने लग जाएं और उस जो डेटा एनालिसिस होके कोई रिजल्ट निकला है उसको जो है नहीं माने, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर पॉइंट। देखिए दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने तो सब जगह सुना होगा कि सब जगह अलग अलग जो विश्लेषण हुए, लेकिन मैं आपको पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैंपेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आज कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस की। और सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है आपका कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को भी, कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस दोनों को अब अभी इतने बोटलनेक्स होके रखे हुए हैं कि जो बिल्कुल भी जो पॉलिटिक्स करने के लायक लोग हैं ही नहीं, वो लोग कैसे भी अपने फैमिली बैकग्राउंड के वजह से या पैसे के दम पर आकर इस तरीके के पोजीशंस को लेके बैठे हुए कांग्रेस पार्टी में, जो न तो खुद कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मेहनत पॉलिटिक्स में, और न किसी और बाकी जो लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं
उनको आगे भी नहीं आने देते हैं इस तरह के लोग। तो मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह के लोग जो है डेड रूट्स हैं, ठीक है, जो खत्म हुए हुए लोग होते हैं, इस तरह के लोग जो है आके बैठ गए हैं कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। और भी पार्टी में है इस तरह के लोग। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं उन्हें भी नहीं आने देते, जो पार्टी का भला कर सकते हैं और जो मेहनत कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, जो पार्टी का भी भला करें, खुद भी आगे बढ़ सकें, उनको भी आगे नहीं आने देते, खुद भी कुछ नहीं करते, और इसकी वजह से पार्टी का कर देते हैं बंटाधार। तो इस तरह के जो डेड रूट्स हैं, इस तरह के लोगों को बिल्कुल एक तरफ हटा के किनारे करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए। अगर आप कोई भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो या तो वो बंदा ऐसा हो जिसको कुछ नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, या कोई उसका कुछ बैकग्राउंड ऐसा हो, उस काम को उसने किया हुआ हो। इन सब एक्सपीरियंस के आधार पे जिस तरीके से एक जैसे कॉरपोरेट में जैसे एक आपका अम, जो आपको चयन किया जाता है, कॉरपोरेट्स में सिलेक्शन किया जाता है, उस तरीके से कम जो है इस तरीके से आपको लोगों को चुन के लेके आना पड़ेगा, तब तो कुछ आपकी बात बन सकती है। नहीं तो अगर आप इस तरह के डेड रूट्स को रख के रखेंगे जो ऊपर के सीनियर लीडरशिप तक बात पहुंचने नहीं देते, खुद की खामियां को उजागर नहीं होने देते, और जो अच्छे लोग हैं उनको भी आगे नहीं आने देते, तो इस तरह के लोग हमेशा हमेशा पार्टी के लिए खराब ही होंगे और पार्टी को और गड्ढे में लेके जाएंगे। इसलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि जो रस्टेड आयरन्स हैं ये सब को काट के और निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और इंडिया अलायंस को भी यही मैं बोलूँगा। तभी जाके जो है बिल्कुल फ्लो ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम पार्टी के अंदर में। और बिल्कुल बूथ लेवल से लेके मैंने आपको टॉप लेवल तक कैसे चैनलाइज होना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस, किस तरीके से एक नए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ में होना चाहिए, क्या क्या खामियां थी, ये सब कुछ मैंने बताया और बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से बताया। दोस्तों थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो, मुझे पता है कि इतने ज़्यादा लोग तो नहीं इतना सुन सकते हैं, लेकिन ये अगर आधा घंटा है कोई मेरी इस बात को सुनेंगे और समझेंगे तो मुझे 100% ये भरोसा है अपनी इस स्ट्रेटेजी पे कि 100% जो है वो पॉलिटिकल पार्टी मजबूती से जो इलेक्शंस जीतेगी एटलीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये मेरा दावा है दोस्तों। तो आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।